दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 जो आपका 22 दिसंबर 2024 के दिन हुआ था, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में आज तक भी डाउट है कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज मार्क्स है वो कितना है, या फिर जो क्वेश्चन विड्रॉ किए जाएंगे क्या उसमें हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस प्रकार आप देखोगे कि कभी कभी लगभग 50 नंबर पाने वाले कैंडिडेट तक भी फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, उन सभी को आज मैं डिटेल से समझाऊंगा कि आप फेल क्यों होते हैं। इसलिए मैंने इन स्लाइड्स को काफ़ी अच्छे से लगाया आपके लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शन रेज किस प्रकार से किया जाएगा, और ऑब्जेक्शन रेज करने पर क्या हमें उसके जो मार्क्स मिलेंगे, जिसको हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, वो पासिंग परसेंटेज मार्क्स में काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, जिसके लिए हमें 180 मिनट का टाइम मिलता है ताकि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और इस प्रकार जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है उसके लिए पासिंग परसेंटेज भी फिक्स है। वो पासिंग परसेंटेज दोस्तों फिक्स कितना है, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 45% और एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स फिक्स कर दिए गए हैं कितने, 45% और 40% अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि कोई कैंडिडेट जनरल और ओबीसी का है तो उसको 100 में से 45 नंबर लेकर आने हैं, और वहीं पर यदि कोई कैंडिडेट एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनको 100 में से कुल मिलाकर 40 नंबर लेकर आने हैं। ये कब है दोस्तों पासिंग परसेंटेज, जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 हैं। समझ आ रहा है आपके। और दोस्तों हम सभी को पता है अगर हम एक क्वेश्चन का 1 नंबर मानकर चले तो इस प्रकार जो ये पेपर है दोस्तों कुल मिलाकर 100 नंबर का हो जाता है, और पासिंग परसेंटेज उसमें फिक्स हो गया कि जनरल और ओबीसी को 45 नंबर, एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 40% या फिर 40 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, अब दिक्कत कब शुरू होती है दोस्तों, जब कुछ क्वेश्चंस को विड्रॉ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपके सामने जो एग्जाम पेपर है ये ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 का पेपर है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को विड्रॉ किया गया था। जैसे कि इस बार भी हमें संभावना लग रही है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है, या तो उनमें से कुछ को विड्रॉ किया जाएगा या फिर ऐसा होएगा कि उसका ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो कुछ और है, और बाद में जब ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा बच्चों के द्वारा, बाद में ऑफिशियल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ और आएगा। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको इसके माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये रहा ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 की ऑफिशियल आंसर की, और इधर है दोस्तों ये वाली फाइनल आंसर की। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर की AIB 18 की, जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 हुआ है। अभी हमारे सामने कुछ इस प्रकार के आंसर की उसकी देखने को मिल रही है, लेकिन जब फाइनल आंसर की आएगी दोस्तों वो इस प्रकार की होगी। अब इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो आपको किसी क्वेश्चन के सामने लिखा मिल रहा होगा विड्रॉ, और दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा येलो पार्ट केवल। तो इस प्रकार से इस फाइनल आंसर की में 2 तरीके के आंसर आपको देखने को मिलेंगे येलो कलर के अंदर। एक पर तो लिख रहा है विड्रॉ और दूसरे पर कुछ नहीं लिख रहा, केवल येलो कलर का मार्क किया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितने क्वेश्चन विड्रॉ किए गए थे। 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार आप देखोगे कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको विड्रॉ किया गया था। विड्रॉ का मतलब होता है दोस्तों कि इन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, अर्थात इनको खत्म कर दिया गया है। जैसे हम सभी को पता है कि पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100। अब इन 7 क्वेश्चन को हटा दिया, तो अब आपका जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा दोस्तों वो 93 क्वेश्चन में से पब्लिश किया जाएगा। यानी कि कुल मार्क्स जो आपके अब हैं वो 93 हैं। अब इन मार्क्स का पासिंग परसेंटेज वही है, वही कितना, 45% और 40%। 45% किसके लिए है दोस्तों, ओबीसी और जनरल के लिए। वहीं पर 40% किसके लिए है दोस्तों, एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पासिंग परसेंटेज दोस्तों क्या है, फिक्स है, 40 और 45%। चाहे आपके 100 नंबर हो या फिर कुछ क्वेश्चन अगर डिलीट किए जाते हैं, उनको विड्रॉ किया जाता है,
उसके आधार पर हो। जितने भी क्वेश्चन विड्रॉ किए जाएंगे बाद में पासिंग परसेंटेज उसका ही लिया जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा अभी, लेकिन इससे पहले ये समझा देता हूं कि इसके अलावा जो ये दो, जो आपको एक और येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है जिसके सामने कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, इसमें आपको 51 का बी और 52 का बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब इनकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उन्होंने इसमें 51 का दिया था सी और 52 का दिया था डी। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि जो ऑफिशियल आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जाम ने पब्लिश की थी उस पर कुछ स्टूडेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किया गया और ऑल इंडिया बार एग्जाम को कहा कि आपके द्वारा जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं सी और डी, ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों ही क्वेश्चन का बी होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो एक क्वेश्चन आपको येलो पार्ट में दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इनका आंसर गलत दिया, बाद में इनका आंसर सही क्या था, ये वाला था। ऐसे ही आप देखोगे जैसे 20 का जो बाद में करेक्ट आंसर दिया, क्या दिया दोस्तों, डी है। लेकिन पहले 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले था दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्जाम अपनी ऑफिशियल आंसर की में गलत देगा और कुछ स्टूडेंट के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा ताकि आपके साथ में 500 रुपये लेने का गेम खेला जा सके और बाद में उसको सही किया जा सके। गेम क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं, इसको भी बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखिए कि जो पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए थे वो कितने थे। ये थे दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जिन क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए थे उनकी संख्या थी कितनी, 5। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार अगर किसी कैंडिडेट के पिछली बार सपोज करिए 52 मार्क्स थे तो वो कैंडिडेट भी फेल हो गया था। क्यों हो गया था दोस्तों, सपोज कीजिए, देखो अगर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड का प्रयोग करता हूँ। इसमें देखो ये वाली स्लाइड एज इट इज लगी हुई है सामने और जो फाइनल आंसर किया दोस्तों उसको मैंने 2 जगह पर तोड़ दिया और AIB 19 के रिजल्ट की इस नोटिफिकेशन को मैंने क्या करा, उसके नीचे ही लिख दिया कि कितने मार्क्स पर कोई भी स्टूडेंट पास होगा। तो इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और उसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। तो पहले मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100। 7 क्वेश्चन आपके हट गए तो कितने बचे दोस्तों, 93। अब जो आपका रिजल्ट बेस होगा दोस्तों कितने नंबर पर होगा, 93 पर होगा। अब 93 का जो 45% है वो जनरल और OBC की कैटेगरी के लिए है, जो कितना होगा दोस्तों, 42 मार्क्स होगा। वहीं पर जो 93 का 40% है वो कितने होंगे दोस्तों, 37 मार्क्स होंगे। और ये किसके लिए है, SC ST और डिसएबल्ड कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार से जो पिछली बार कट ऑफ गई थी दोस्तों वो कितनी गई थी, 42 और 37। समझ में आ गया आपके? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर किसी कैंडिडेट के पिछली बार 54 नंबर भी आए थे वो भी क्या कर गया था, फेल कर गया था। क्यों कर गया था, अभी बताता हूं। जैसे दोस्तों सपोज कीजिए कि ये जो टोटल नंबर ऑफ विड्रॉ क्वेश्चन है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। और उसमें से किसी भी कैंडिडेट ने सपोज कीजिए कि 11वें, जैसे यहाँ पर 11वां नंबर विड्रॉ हुआ है और इसका 11वें का उस कैंडिडेट ने आंसर लगाया था सी। ऐसे ही 21वें का क्या लगाया था, उसने आंसर बी लगाया था। तो इस प्रकार से उसने सातों के सातों क्वेश्चन क्या करे थे, अपने करेक्ट किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार वो मानकर चल रहा था कि जो भाई मेरे मार्क्स हैं वो कितने हैं, 54 हैं। और 54 में से दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जाम ने क्या करा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन 7 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया और बच्चे के ये क्या थे, करेक्ट थे, क्योंकि उसने इनका आंसर सही लगाया था अपने पेपर में। तो अब क्या होगा, 54 में से 7 क्वेश्चन जब उसने घटाए तो ये कितने बनते थे दोस्तों, 47 बनते थे। अब 47 बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहां तक भी ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे 51 और 52 का उसने करेक्ट आंसर लगाया था क्या, सी और डी। लेकिन 51 और 52 का बाद में जो आंसर आया दोस्तों वो क्या था, बी था। ऐसे ही 20 का उसने क्या लगाया था, ए लगाया था, लेकिन बाद में क्या आया, डी आया। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। तो इस प्रकार से उसके
कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए थे। जैसे 35 का ए था, लेकिन उसने पेपर में क्या लगाया था 35 का उसने लगाया था क्या, बी। भाई वो तो बी लगा के पेपर में खुश था, और ऑफिशियल आंसर की में भी उसने देखा कि मेरा तो बी क्या है, करेक्ट है। लेकिन इन्होंने बाद में क्या कर दी, फाइनल आंसर की में इसको चेंज कर दिया इसका ऑप्शन, कि भाई इसका तो बी नहीं डी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो उसके येलो पार्ट वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे गलत थे। मैं आपको समझाने का प्रयास बता रहा हूं कि भाई इतने क्वेश्चन भी क्या कर सकता है कोई कैंडिडेट फेल कर सकता है। तो इस प्रकार से जब 5 क्वेश्चन कटे तो उसके मार्क्स कितने हो गए दोस्तों, अब 42 हो गए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। अगर मैं यहाँ पर 54 की जगह दोस्तों 53 कर लेता हूँ तो यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों, 46, और 46 में भी उसके 5 गलत हो गए थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर उसके मार्क्स कितने आ गए, 41 आ गए। और वो बेचारा कैंडिडेट किस कैटेगरी का था, ओबीसी कैटेगरी का था। इस वजह से वो 42 मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया और वो क्या हो गया, फेल कर गया। तो ऐसी भी सिचुएशन लास्ट टाइम देखने को मिले हैं कि कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई हमारे तो 53 नंबर थे लेकिन हम फिर भी फेल कर गए। तो उसका रीजन दोस्तों ये था एग्जैक्टली। समझ आ गया आपके दोस्तों कि उसका रीजन ये था। अब इसमें गलती किसकी है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 500-500 वाला गेम मैंने बोला है, क्यों बोला है। देखो भाई, एक थोड़ा सा माइंड लगाइए। जैसे कि हमें पता है ऑल इंडिया बार एग्जाम पहले साल में 2 बार होता था, लेकिन अब काफ़ी समय से ये साल में केवल 1 बार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की संस्था ऑल इंडिया बार एग्जाम करा रही है, इसको कुल मिलाकर पूरे साल में 100 क्वेश्चन तैयार करने हैं। और दोस्तों ये जो संस्था है ये इतनी लंबी हो चुकी है कि ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन भी एक साल में ड्राफ्ट नहीं कर पा रही अच्छे से, क्योंकि ये जो विड्रॉ किए गए हैं ना दोस्तों क्वेश्चन, ये विड्रॉ क्वेश्चन इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनकी ड्राफ्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और ये जो येलो पार्ट में है इनको चेंज इसलिए किया गया ताकि पहले इनका आंसर कुछ और दे दें, आपसे ऑब्जेक्शन रेज करा के 500 रुपये इकट्ठे करें, और इकट्ठा करने के बाद में उसका फाइनल आंसर की हम निकालें और उसमें इस प्रकार से चेंज कर दें अपने ऑप्शन। तो समझ रहे हो कि ये कितनी लाचार हो चुकी है संस्था, जो एक साल में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन भी नहीं बना सकती अच्छे से। आप फीस के नाम पर तो इसमें कोई कटौती नहीं करते, 4,500 रुपये आप फीस भी ले रहे हो, उसके बाद भी जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें सही से नहीं मिल रहा, उसमें कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग की कमी है, जिस वजह से आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को विड्रॉ कर रहे हो। और फिर चलो विड्रॉ भी कर लिया किसी क्वेश्चन को, जब आप ऑफिशियल आंसर की निकाल रहे हो यार उसको तो सही से निकाल दो, उसमें तो कोई मिस्टेक ना करो। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है जो ऑल इंडिया बार एग्जाम को करा रहे हैं। अरे भाई 100 क्वेश्चन अगर आप पूरे साल में बैठकर तैयार नहीं कर सकते और उसके बाद आप ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज कर रहे हो उसमें भी उनका सही तरीके से आंसर नहीं फाइंड कर सकते, आपने पहले यहां पर मिस्टेक की ड्राफ्टिंग में कि आपसे ड्राफ्ट नहीं हो क्वेश्चन, उसके बाद अगर आप ऑफिशियल आंसर की निकालते हो फिर कहीं की ऑफिशियल है जब इसी में मिस्टेक देखने को मिल रही है। ये इसलिए है ना कि आप बच्चों से 500 रुपये ले सकें और उसको फिर लंबे टाइम तक अपने पास रख सके और उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सके। जैसे ऑफिशियल आंसर की आपने अभी 22 दिसंबर के तुरंत बाद निकाल दी, और आपने लास्ट ईयर कब निकाली थी, फाइनल आंसर की जाकर मार्च में। तो इस प्रकार से जो आप 3 से 4 महीने तक ये बच्चों के पैसे रखते हो 500 रुपये, जो भी ऑब्जेक्शन रेज करते हो, इसको कहां पर इन्वेस्ट करते हो आप, क्यों इतने लॉन्ग टाइम तक रखते हो। जब आपको पता लग गया है कि हाँ भाई इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया गया तो उसको 5 से 10 दिन के अंदर फिर से रिलीज कर दीजिए। हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि इनसे पूरे साल में बैठकर 100 क्वेश्चन अच्छे से ड्राफ्ट नहीं हो पाते, और ड्राफ्ट कर भी दिए तो उसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज करते हैं उसमें फिर से गलती करते हैं। और फिर जब बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और इस तरीके की कुछ सिचुएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी क्या कहा था मैं आपको दिखा देता हूं उनके सामने। हालांकि ये वाला इशू रेज नहीं किया गया था, उनके सामने रेज इशू ये किया गया था जो इस प्रकार से बच्चे यहां पर फेल हुए थे ना दोस्तों, ये वाले जो 53 भी लेकर आ रहा है। हालांकि पास होने के लिए तो कितने मार्क्स थे, 45 थे, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 53 नंबर वाला भी स्टूडेंट क्या कर रहा था, फेल कर रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस समय के DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि पढ़ो भाई, आप पढ़ते नहीं हो इस वजह से फेल हो रहे हो। लेकिन सर आपने कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस प्रकार की जो एक्टिविटी करती है उस पर कहीं ना कहीं भी तो लगाम लगाना चाहिए।
तो इस प्रकार से जो 53 नंबर पाने वाला व्यक्ति है, जो कैंडिडेट है, वो भी फेल कर रहा है। आपने रखा था क्राइटेरिया कितना, 45 नंबर का, लेकिन 45 नंबर से काफी ऊपर, कितने, 8 नंबर ऊपर लाने वाला व्यक्ति भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो प्रक्रिया अपनाई है उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया ना इस व्यक्ति के साथ में। आप इस पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। और इनजस्टिस इसलिए बोल रहा हूं इस कैंडिडेट के साथ में क्योंकि आपने इसको पहले सपने दिखाए। जब ऑफिशियल आंसर की आई, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसके मार्क्स कितने बने, 53। लेकिन उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, कुछ का क्या कर दिया, ऑप्शन चेंज कर दिया। तो आपने इस प्रकार 7 और 5 कुल मिलाकर 12 नंबर क्या कर दिए, कम कर दिए। तो इस प्रकार उसके मार्क्स कितने बन गए, 41 बन गए। और 93 का 45% कितना है, 42। तो इस प्रकार से वो 1 नंबर से फेल हो गया। आपने पहले सपने दिखाए अपनी ही आंसर की से, फिर फाइनल आंसर की से उसके सपने तोड़े और फिर उसको फाइनली फेल कर दिया। तो सर ये जो प्रक्रिया आप अपनाते हो ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको पहले ही क्या करना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की को बहुत अच्छे से सोच समझ कर रिलीज करना चाहिए। क्या आपको नहीं पता कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जब विड्रॉ करने का, यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन क्यों आया है? आपको यहाँ पर भी तो सोचना चाहिए अपनी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जिससे आपने क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट कराया, जिससे बनवाया है, उससे क्यों नहीं दिखाते आप कि भाई हम ऑफिशियल आंसर की रिलीज करने लग रहे हैं, एक बार से फिर से आप चेक कर लीजिए। बच्चे ही बताएंगे क्या सब कुछ? विड्रॉ का तो आप पहले भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो है कि विड्रॉ का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट के द्वारा पेपर तैयार करा रहे हो तो उसमें विड्रॉ कैसा फिर? या तो आप जिससे ड्राफ्ट करा रहे हो क्वेश्चन वो एक्सपर्ट ही नहीं है। आपसे 100 क्वेश्चन पूरे साल में तैयार नहीं होते। इससे आपकी ये एक्यूरेसी का पता लगता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 93% है, 7% आप काम गलत करते हो ऑल इंडिया लेवल पर बैठकर। हर साल ऐसा देखने को मिल रहा है। इस बार भी जो AIB 19 होगा उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। और यहाँ आप दिसंबर में पैसा लेके उसको मार्च तक पैसा रिटर्न करते हो बाद में ऑब्जेक्शन रेज का। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है स्टूडेंट के साथ में, कैंडिडेट के साथ में, ऑल इंडिया बार एग्जाम वालों के साथ में। तो इस पर कहीं ना कहीं जो हमारी बार काउंसिल है दोस्तों, उसको सोचना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए आपको ट्विटर पे जाकर उनको ट्वीट करना चाहिए। साथ में जो हेल्प डेस्क नंबर है उनका, इस नंबर पर आपको क्या करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए, इनको मेल करनी चाहिए। ये सभी नंबर्स हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए और इनको कॉल करके बार बार करना चाहिए, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ सच में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो आप इन नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैंने भी कॉल करके इस सिचुएशन को बताया था, उन्होंने बोला था कि हाँ हम जरूर इस बारे में क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। आप भी कॉल करिए इनको और बताइए कि इस प्रकार की जो जेन्युइन प्रॉब्लम जो बंदे फेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये क्या कर सकें, सुधार कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को जाना है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्शन रेज इशू। देखो, आपको जो ऑब्जेक्शन रेज करना है किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों, उसके लिए जो डेडलाइन है दोस्तों वो 10 जनवरी 2025 है। यानी कि 10 जनवरी 2025 तक क्या कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और उसमें यदि आप पाते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है, या फिर इसमें जो आंसर ऑल इंडिया बार एग्जाम ने दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही ये नीचे वाली PDF पर आप क्लिक करोगे, इस पर लिंक पर, तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपना क्वेश्चन रेज करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और पासवर्ड दोस्तों आपको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई सन 2000 है, तो इसमें 01 मई कौन सा महीना होता है, 5वां, तो 05 और आपका ईयर 2000। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो आपको 10 जनवरी तक क्या कर देना है, अपना ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, क्योंकि उसके बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और प्रत्येक ऑब्जेक्शन करने के लिए, क्वेश्चन के लिए कितने अमाउंट पे करना है, आपको 500 रुपये पे करना है, जो कि बाद में क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। कब? जब आपका ऑब्जेक्शन वैलिड होगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने सच में बताया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, अदरवाइज आपका अमाउंट रिफंड नहीं करा जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो तो उस पर ऑलरेडी रेज लिखा आ जाएगा, और अगर आपको रेज करना है ऑब्जेक्शन तो यहाँ पर क्लिक कर कर आप इस प्रकार से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और यहाँ पर रेफरेंस दे देना है किसी भी बुक का, टाइटल का, कि भाई मैंने यहाँ से देखा है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। बुक का टाइटल बता दो,
ऑथर नेम बता दो, रीजन बता दो, ये सारी चीज़ें आपको इस PDF के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? जो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे ये वाली, इसमें सारी बातें आपको समझाई गई है। और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है यहाँ पर। और ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर आएगा और इसमें बताया गया है क्लिक हियर टू रेज योर ऑब्जेक्शन, और गाइडलाइन नीचे है। नेक्स्ट दोस्तों देखो, इसके ऊपर ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है कि आपकी जो OMR है उसमें कोई भी मिसमैच हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डाटा कहीं ना कहीं से मैच कर लिया जाएगा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें बताया था कि जैसे आपकी OMR सीट होती है दोस्तों, यहाँ पर QR कोड होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, और एक इन्विजिलेटर आपसे फॉर्म लेकर आता है, उस पर आपके सिग्नेचर कराता है, OMR सीट का नंबर लिखवाता है, आंसर सीट नंबर लिखवाता है, उसमें आपका फोटो होता है, उसी के सामने आप सब चीज़ें फिल करते हो। तो अगर आपके रोल नंबर में, सेट कोड में या फिर कोई अन्य प्रकार की कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। जो भी आपने हैंड रिटन में लिखा होगा उसकी वैलिडिटी होगी, वही क्या होगा? वैलिड होगा। जो भी आपने गोला भरा है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे आपने ऊपर तो रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4, लेकिन आपने गोला भरने में 3 की जगह क्या भर दिया? 4 भर दिया, 5 भर दिया, तो आपका रोल नंबर ये माना जाएगा जो भी आपने हैंड रिटन लिखा है। इसमें लिखा भी है, देखो दोस्तों, यू फिल इन हैंड रिटन। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। यू फिल इन योर हैंड रिटन ऑन द OMR आंसर सीट, यही क्या होगा? वैलिड होगा। और ये सारी चीज़ें मैं किस दिन बता चुका हूँ आपको? 22 दिसंबर को बताया था आपको। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन तो बाद में अपलोड करी, लेकिन 22 दिसंबर में ही आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। तो अगर आप इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।